तो नमस्कार भाइयों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जैव अणु। अब एक जज्बा बना लीजिए कि 90% पार करना है। हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेहनत से खूब बढ़िया से पढ़िए। जहां समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक। तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्या, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, जैव अणु क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो यदि हम इसकी परिभाषा समझे कि क्या होते हैं, ये परिभाषा समझे, तो हमने यहां पर क्या लिखा है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। ठीक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में या जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को ही हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो जीवों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कोई जीव है, कोई सजीव है, उसके शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या है कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को ही हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसमें जो अणु भाग ले रहा है वही क्या है, जैव अणु। नहीं समझ में आया? ना आयास बोल दा, ना आयास। ठीक, फिर सुना। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो अभिक्रिया जीव के अंदर होती है ना, जो अभिक्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है। ठीक, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं या पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। आए समझ में? ठीक, अगर कोई पूछे बताओ जैव अणु जैसे जैसे कौन कौन से जैव अणु है, तो कार्बोहाइड्रेट एक जैव अणु है, प्रोटीन जैव अणु है, पोषक तत्व ये सब क्या है, जैव अणु है। ठीक, ये कहां पार्टिसिपेट करते हैं, तो जीव के अंदर, जीव के शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, तो जैव अणु क्या होता है, लिखिए कॉपी में कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को ही क्या कहते हैं, हम जैव अणु कहते हैं। आ गया समझ में? चले आगे। ठीक, आगे समझिए। जैव अणु में हम लोग जो पहली हेडिंग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जैव अणु है। ठीक है, तो हम लोग जो पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट की पुरानी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके बाद मॉडर्न वाली परिभाषा देखते हैं। समझिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। कौन कौन, नंबर एक कार्बो और नंबर दूसरा हाइड्रेट। तो कार्बो, कार्बो का अर्थ क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है, जल। कार्बो का अर्थ क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है, जल। यानी परिभाषा हम कैसे बताएंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, कार्बन तथा जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है वह क्या होता है, CxH2OY होता है। ठीक, यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र है। यदि हम समझें थोड़ा, तो यदि हम बात करें ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज है इसका जो सूत्र क्या है, C6H12O6। यदि हम इसे इसी सूत्र के रूप में बदलें तो हम C6 ऐसे लिख सकते हैं
H2O लिख दे रहे हैं और यहाँ पर 6 लगा दे रहे हैं। अभी देखिए 6 दूनी 12, फिर 6 कार्बन हो 6 कार्बन है ही, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन फिर हो जाएगा। ठीक, सुक्रोज देख रहे हैं, चीनी यदि हम देखें सुक्रोज को C12H22O11, यदि हम इससे बदले तो C तो C रहेगा। ठीक, H2O और 11 कर दे रहे, अगर यहाँ से 11 हम गुणा करेंगे, गुणा इससे करेंगे तो 22 हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 11। ठीक, तो क्या होते हैं जो पुराने वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या डिफाइन किया इसे, कहा कि जिसमें क्या होते हैं कार्बन तथा जल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ठीक, अब 2 ठो नोट है, पहले उसे आप लोग जान लीजिए कि कुछ यौगिक इस सूत्र का पालन करते हैं। कुछ यौगिक क्या करते हैं, इस सूत्र का पालन करते हैं। कुछ यौगिक ऐसे हैं ना, कुछ यौगिक ऐसे हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे यदि हम कहें यह है क्या है फॉर्मल्डिहाइड, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को उसी रूप में बदलें तो आप कहेंगे C हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक, यह इस सूत्र का तो पालन कर रहा है, इस सूत्र का पालन कर रहा है, कहेंगे इसमें x के स्थान पे 1 है और y के स्थान भी 1 है, वह इस सूत्र का तो पालन कर रहा है लेकिन यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक, और कुछ जैसे एक और देख लीजिए, जैसे इसको यहां पर समझिए, यहां पर कितना है C2H2O और यहीं पे 2 लगा दीजिए इसे। ठीक, तो देखिए पूरा हो जाएगा C2H4O2 है, C2H4O2 है, तब भी इस सूत्र का पालन एस्टिक अम्ल है। ठीक, यह भी क्या कर रहा है, इस सूत्र का पालन कर रहा है लेकिन एस्टिक अम्ल भी क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलिए सिक्का देख रहे हैं, अभी 2 नोट लिख देते नहीं मजा आता, सिक्का देख रहे हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए कुछ यौगिक इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं, मतलब कुछ यौगिक क्या है इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं फिर भी वे क्या हैं, वे कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक, जैसे रेमनोस हो गया, वह इस सूत्र का पालन तो नहीं करता है, यह इस सूत्र का पालन नहीं करता है फिर भी यह एक क्या है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो जो पुरानी परिभाषा है वह गलत क्यों हुई, जो उन्होंने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इस सूत्र का पालन करते हैं तो वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे थे जो इस सूत्र का पालन करते थे, जैसे यहां पर देखिए करते थे लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और कुछ यौगिक ऐसे थे जो इस सूत्र का पालन नहीं करते थे लेकिन फिर भी वह क्या थे कार्बोहाइड्रेट थे। इतनी बातें समझ में आई, देख लीजिए जहां समझ में ना आया हो। अब हम चल रहे हैं मॉडर्न परिभाषा, आधुनिक परिभाषा क्या है इसकी। ठीक, तो अब हम चलते हैं आधुनिक परिभाषा की ओर। आधुनिक परिभाषा क्या है, पहले ध्यान पूर्वक 2 बेसिक बातें समझ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम ऐसे कहें कि C है डबल बॉन्ड OH ऐसे कहीं लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे CHO कहेंगे, और CHO का नाम क्या होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, और अगर कहीं पे C लगा है ऐसे और उससे डबल बॉन्ड से O केवल कनेक्ट है तब इसका क्या नाम होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग कीटोन, इसे क्या कहते हैं कीटोन। अब ध्यान सुनिएगा ताकि बढ़िया ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोगों को परिभाषा समझ में आए कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, चलिए ध्यान समझते हैं। अगर हम ये कहें, और एक बात जान लीजिए, अगर कहीं OH लगा है तो इसे क्या पढ़ते हैं हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। अगर कहीं OH लगा जिसे क्या पढ़ते हैं हाइड्रॉक्सी। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा आधुनिक परिभाषा, ध्यान सुनिएगा समझिए। यदि हम आधुनिक परिभाषा को देखें तो ध्यान सुनिए, पहले हमारी बात को सुनिए बेसिक। अगर हम इसमें कहें कि हाइड्रॉक्सी समूह कितने हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक, 2 से ज्यादा है तो हम लोग पॉली जोड़ रहे हैं, तो कितने हाइड्रॉक्सी समूह हैं तो आप लोग क्या कहेंगे पॉली। कितने हैं पॉली। क्या है OH, क्या है OH, OH का नाम क्या है हाइड्रॉक्सी, ध्यान सुना भैया
हाइड्रॉक्सी, ध्यान से फिर सुना, OH 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 OH, दूस ज्यादा बाकी ना बा, ठीक, ठीक ना, तो दूस ज्यादा नहीं तो का लगा दे, पहले आगे लगा दे पॉली, समझे कोशिश करा, पॉली, पॉली भैया क्या है दो से ज्यादा, हाइड्रॉक्सी समूह, हाइड्रॉक्सी समूह की ना, पॉली हाइड्रॉक्सी। और ये किससे जुड़े हैं, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहीं पे हम बताए हैं, देखिए समझिएगा, यहीं पर बताए हैं किससे जुड़े हैं ये, एल्डिहाइड से, किससे जुड़े हैं, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से, समझा, पहले बेसिक मैंने बता दो, प्योर बेसिक है। अगर यह बात आई तो एक OH एक OH एक OH 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 ऐसे OH लगे हैं, तो इसमें भी OH क्या है, ढेर सारे हैं, इसलिए हम क्या बताएंगे, पॉली। और OH के लिए क्या लगाया जाता है, हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी, पॉली हाइड्रॉक्सी पहले हो गया। इसमें देखिए ये वाला, देखिए यहां से यहां तक, ये वाला क्या है, CO, CO के लिए क्या बताएंगे, कीटोन। अब तो अपने कुल होगी भाई, अपने कुल होगी, देख ले, देखा, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ठीक, देखिए पॉली क्यों लगाए हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर क्या है, ढेर सारे हैं, क्या है, हाइड्रॉक्सी, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी, और इसमें CHO दिखाई दे रहा है, इसलिए एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को ही हम क्या कहते हैं, को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आधुनिक परिभाषा समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ना आवत भाई, ना आवत बा, आवत बात सीखा फिर से, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आधुनिक परिभाषा हमारी क्या बताती है, कहती है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, ठीक। अब हम चलते हैं इसका वर्गीकरण पढ़ने, बस। तो अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करने। यदि हम देखें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण सीखे यदि हम, तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं। तो हम लोग पहले प्रकार से जा रहे हैं पढ़ने, अब किसके आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये पहला कौन सा होता है, शर्करा, और नंबर दूसरा अशर्करा। यदि आपने चीनी खाई है तभी शर्करा वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक, ध्यान सुनिएगा। अगर हम कहें शर्करा में क्या होता है, तो शर्करा जो होता है, चीनी जो होती है, वह कैसी होती है, पहले बात कहेंगे आप, मीठी होती है, ठीक। जो शर्करा होता है वह क्या होता है, मीठा होता था, जल में घुलनशील होता है, मीठा होता है, तथा और क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे, शर्करा जो होता है वह क्या होता है, मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक। कोई पूछे उदाहरण बताइए, इसका उदाहरण बताइए, तो उदाहरण यदि हम लोग इसका देखें, उदाहरण यदि हम लोग इसका देखते हैं, तो उदाहरण में पहला आता है ग्लूकोस, ग्लूकोस, फ्रैक्टोस, सुक्रोस, ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं, सुक्रोस, बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं, ठीक। तो शर्करा ना, हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। नंबर हमने क्या, पहला नंबर 1 क्या है, शर्करा। शर्करा क्या होते हैं, ये मीठे होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। और अशर्करा में क्या होता है, ये मीठे नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, ठीक, नहीं होते हैं। और क्या होता है, यह जल में अल्प मात्रा में घुलनशील होते हैं, अल्प मात्रा में घुलनशील, मतलब जल में घुलते तो हैं लेकिन अल्प मात्रा में,
ठीक, जल में अल्प मात्रा में घुलनशील होते हैं। जैसे कोई पूछ ले क्या बताएंगे, उदाहरण बताइए। जैसे बताइए स्टार्च ना, स्टार्च हो गया, स्टार्च। और क्या होगा, सेलुलोस, सेलुलोस आदि। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। नंबर 1 शर्करा, नंबर 2 अशर्करा। शर्करा क्या होता है, यह मीठा होता है तथा जल में घुल जाता है, घुलनशील होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज आदि। ठीक, अशर्करा क्या होता है, यह मीठा नहीं होता है तथा जल में अल्प मात्रा में घुलनशील होता है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया आदि। ठीक, अब हम चलते हैं अगला वर्गीकरण देखने। तो अब हम चल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जो दूसरा वाला आधार है उस पर पढ़ रहे हैं। तो जो दूसरा वाला आधार है कार्बोहाइड्रेट का, उसका नाम क्या है, मोनोसेकेराइड्स, इकाई की संख्या के आधार पर। ठीक है, हमने पहले भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड्स, इकाई की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनका क्या होता है, जल अपघटन, अपघटन नहीं होता है ना, जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। फिर से, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है, जैसे ग्लूकोस हो गया, ग्लूकोस हो गया, फ्रैक्टोस हो गया, फ्रैक्टोस हो गया, ठीक, फ्रैक्टोस हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, इनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक, आगे चलिए। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है। ठीक, जिनका जल अपघटन होता है और जल अपघटन होने से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, जैसे हम कहें कि यदि हम ऐसे कहें कि C12H22O11, यही है। ठीक, यही है। ठीक, और प्लस इसका हम जल अपघटन करा रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, यह क्या है, तो यह मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, ये सेकेराइड हैं। और यह एक क्या है, हम कहेंगे यह एक ओलिगोसेकेराइड्स है। तो ओलिगोसेकेराइड्स की डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, उसकी परिभाषा कैसे बताएंगे कि ऐसे सेकेराइड्स ना, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका क्या होता है, जल अपघटन होता है और 2 से 10 तक, ठीक, मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है इनके द्वारा। 2 से 10 तक, कुछ में 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, तो 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड से बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको 3-4 भागों में क्लासिफाइड कर देते हैं, उससे हमें नहीं पढ़ना, परिभाषा में हो जाएगा उतना। ठीक, फिर इसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है और जल अपघटन के पश्चात वे 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। जल अपघटन के पश्चात क्या होता है, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो C6H10O5 और कहें यह N टाइप है, और हमने क्या लिया, NH2O में इसे मिला दिया, तो क्या बनाए। अगर हम कहें ये क्या बनेगा,
तो बनेगा C6H12O6। फिर इसके बाद यह कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, तो जो इसके मॉलिक्यूल बनेंगे वह N मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक ठीक, तो हम कहेंगे यह क्या है, एक पॉलीसेकेराइड्स है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, पॉलीसेकेराइड के डिफाइन करें यदि हम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है। क्या होता है? जिनका जल अपघटन होता है, और वे क्या करते हैं, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। उसे कौन सा सेकेराइड्स कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। फिर देखिए, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक। ओलिगोसेकेराइड्स किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन होता है। ठीक, जिनका जल अपघटन होता है, और वे क्या करते हैं, 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। ठीक। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है, और वे क्या करते हैं, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं।